सब्जेक्ट है हॉस्पिटल एंड क्लिनिकल फार्मेसी। जी हाँ, हॉस्पिटल एंड क्लिनिकल फार्मेसी डी फार्म सेकंड ईयर का एक सब्जेक्ट है, बहुत ही अच्छा सब्जेक्ट है। आइए चलिए इसको कंटिन्यू करते हैं। आज क्रैश कोर्स के दूसरे दिन में इवनिंग में हम बायोकेमिस्ट्री पढ़ेंगे और मॉर्निंग में हम पढ़ेंगे हॉस्पिटल एंड क्लिनिकल फार्मेसी। वॉइस वगैरह सब कुछ क्लियर आ रहा है? एक बार चेक कर ले डिवाइस में। बायोकेमिस्ट्री पढ़ेंगे। चलिए सब कुछ क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं है, कनेक्टिविटी वगैरह सही है। चलिए तो क्रैश कोर्स 2026 हॉस्पिटल एंड क्लिनिकल फार्मेसी, जिसको हम शॉर्ट में HCP भी कहते हैं। ध्यान दीजिएगा, HAP नहीं, HCP। HAP तो फर्स्ट ईयर में पढ़ा जाता है, HCP पढ़ते हैं। टॉप 20 इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन, ये वही टॉप 20 क्वेश्चन है जो आप लोग बुक का इंतजार कर रहे हैं, जो आपके पास आने वाला है। वही सारे क्वेश्चन हम यहाँ प्रोवाइड करेंगे जो आपके बुक में दिया गया है एज इट इज। ठीक है, चलिए आज इसके पहले भाग को कवर करते हैं, देखते हैं किस तरह के क्वेश्चंस यहाँ पे होने वाले हैं हॉस्पिटल एंड क्लिनिकल फार्मेसी में। ठीक है, लॉन्ग क्वेश्चन जब भी हम पढ़ते हैं तो हमारे माइंड में एक चीज आना चाहिए कि कुछ चीजें हम यहाँ से सीखें, कुछ चीजें बना करके लिखें। ठीक है, जो हम बता रहे हैं उसका मतलब क्या है ये आपको आना चाहिए, और कम से कम 60% यहाँ सीख रहे हैं तो 40% अपने मन से कुछ सोचिए कि हम और क्या ऐड कर सकते हैं कि अच्छा रहे। ये मत सोचिए गलत हो जाएगा, गलत नहीं होगा। ठीक है, आप 60% तो सही लिख रहे हैं, 40% अगर अपने मन से बना करके लिख देंगे तो नंबर मिलने के चांस बढ़ जाते हैं। ठीक है, और पूरा का पूरा अगर डिपेंड है कि याद करके जाके लिखेंगे तो आप 40% भूल जाएंगे। ओके, अगर 100% भी याद कर रहे हैं तो एग्जाम के प्रेशर इतना होता है ना कि 40% भूल जाएंगे। तो इसीलिए हमेशा 40% को इस तरह से मान के चलिए कि आपको बना करके लिखना है, क्योंकि ये सारे सब्जेक्ट थ्योरेटिकल सब्जेक्ट हैं। ये कम्युनिटी फार्मेसी हो गया, हॉस्पिटल एंड क्लिनिकल फार्मेसी हो गया, ये सब थ्योरेटिकल सब्जेक्ट है। इसको जितने ज्यादा बना करके लिखेंगे, सोशल फार्मेसी हो गया, उतना अच्छा होता है। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो जैसा कि पता है हम बहुत अच्छे तरीके से सबसे पहले टॉप 20 के जो लॉन्ग क्वेश्चन है आपके क्रैश कोर्स में उसको कवर करेंगे, फिर टॉप 50 शॉर्ट क्वेश्चन। 20 लॉन्ग क्वेश्चन अगर कर लेंगे आप तो 50 शॉर्ट क्वेश्चन आपके लिए इजी हो जाएगा, और लॉन्ग क्वेश्चन शॉर्ट क्वेश्चन हो गया तो आपके लिए MCQ फिल इन द ब्लैंक्स और वन वर्ड बहुत इजी हो जाएगा। इसीलिए पैटर्न को इस हिसाब से रखा गया है, पहले लॉन्ग क्वेश्चन आप पढ़ लिए, थोड़ा ज्यादा मेहनत लग रहा है, उसके बाद फिर शॉर्ट क्वेश्चन में थोड़ा कम मेहनत लगेगा, और फिल इन द ब्लैंक्स MCQ वगैरह में और कम मेहनत लगेगा, क्योंकि आप सारे कॉन्सेप्ट को पढ़ चुके होंगे। यही तीनों कॉन्सेप्ट आपके एग्जाम में बहुत हेल्प करेगा, इसी को लेके हमें चलना है। ठीक है, चलिए इन्वायरमेंटल की क्लास भी चलेगी, उमा शंकर केसरवानी जी, इन्वायरमेंटल की भी चलेगी, हम बता देंगे कब चलेगी। इन्वायरमेंटल के लिए भी कुछ ना कुछ करते हैं। ठीक है, चलिए तो सबसे पहले क्वेश्चन की तरफ आते हैं जो टॉप 20 में है और जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है। पहला क्वेश्चन है कि डिफाइन हॉस्पिटल फार्मेसी एंड आल्सो राइट इट्स पर्पज एंड फंक्शन। हॉस्पिटल फार्मेसी को परिभाषित करें और इसके उद्देश्य और कार्य को भी लिखें। अब ये ऐसा क्वेश्चन है कि अगर आप एक बार यहां से पढ़िए और एक बार अपने मन से सोच के लिखिए, हमें डेफिनेटली पूरा भरोसा है कि आप जरूर अच्छे तरीके से बना करके लिख पाएंगे। ठीक है, क्योंकि है ही क्वेश्चन ऐसा जो कि आप अपने डेली लाइफ से रिलेट कर रहे हैं। ठीक है, आप एज ए फार्मासिस्ट बनने का सोच रहे हैं, कहीं ना कहीं हॉस्पिटल में गए होंगे और नॉर्मली भी हॉस्पिटल में कभी दिखाने गए होंगे, देखे होंगे किस तरह का वहाँ सिस्टम काम कर रहा है। बस वही सब हमें बना करके लिखना है, बस हेडिंग पे भी ध्यान देना है। हाँ, क्रैश कोर्स के बाद यूट्यूब पर भी टॉप 20 होगा, याद रखिएगा। बस एग्जाम डेट कब आता है, एग्जाम डेट थोड़ा सा इंतजार कर लें। हमें लगता है कि 15 से 20 अप्रैल तक एग्जाम डेट पता चल जाएगा कब तक होना है। 15 से 20 अप्रैल तक डेट शीट आ जाएगा कि एग्जाम क्या होगा, आगे बढ़ेगा कि एग्जाम कब होगा, मई में होगा, जल्दी पता चल जाएगा। ठीक है, हालांकि हम कॉन्टेक्ट में है, देखते हैं। चलिए तो हॉस्पिटल फार्मेसी एंड राइट इट्स पर्पज एंड फंक्शन, क्या होता है हॉस्पिटल फार्मेसी, इसका उद्देश्य क्या है, उसका कार्य क्या है। चलिए हेडिंग मेंशन करिए हॉस्पिटल फार्मेसी। ठीक है, हॉस्पिटल फार्मेसी इज ए डिपार्टमेंट इन हॉस्पिटल। हॉस्पिटल फार्मेसी हॉस्पिटल का एक विभाग है। ठीक है, हॉस्पिटल फार्मेसी हॉस्पिटल का ही एक विभाग है। मतलब सीधी सीधी समझिए, आम भाषा में बोले जो हॉस्पिटल में मेडिकल स्टोर होते हैं ना, अंदर देखे होंगे ना, हॉस्पिटल में जो फार्मेसी होते हैं वही उसी की बात किया जा रहा है। तो हॉस्पिटल फार्मेसी हॉस्पिटल का ही एक विभाग है, डिपार्टमेंट है, दैट प्रिपेयर कंपाउंड स्टॉक एंड डिस्पेंस मेडिकेशन टू इन पेशेंट और आउट पेशेंट। पूरी वही बात लिखा हुआ है कि हॉस्पिटल फार्मेसी हॉस्पिटल का ही एक विभाग है, जहां पे जो पेशेंट आते हैं, इन पेशेंट मतलब आना और आउट पेशेंट मतलब जाना। ठीक है, तो जो पेशेंट आते हैं या जाते हैं उन्हें मेडिसिन, उनको मेडिसिन को डिस्पेंस करना। ठीक है, अपने पास मेडिसिन का स्टॉक रखना, एक्चुअल में क्या नीड है लोगों की उसको जरूरत के हिसाब से अपने पास रखना।
वही है हॉस्पिटल फार्मेसी। आपकी टेक्निकल टीम कॉल नहीं उठा रहे हैं, चलिए ठीक है, तरन्नुम बानो जी हम बात कर लेंगे, वैसे कॉल रिसीव करेंगे, आप फिर से ट्राई करिएगा, कॉल रिसीव हो जाएगा। हॉस्पिटल फार्मेसी क्या है? हॉस्पिटल फार्मेसी एक विभाग है किसका? हॉस्पिटल का। याद रख लीजिए यहीं पे ही। अब ये पॉइंट आपको एकदम समझ में आ गया होगा कि हॉस्पिटल फार्मेसी हॉस्पिटल का ही विभाग है। जो पेशेंट आते हैं और या फिर जो पेशेंट और पेशेंट एडमिट होने के बाद जाते हैं, उन्हें दवाई प्रोवाइड करना, मेडिसिन डिस्पेंस करना, अपने पास स्टॉक में रखना, यही सारा काम होता है हॉस्पिटल फार्मेसी का। ठीक है सर, जल्दी बुक डिस्पैच करवा दीजिए, नोट्स नहीं है। बिल्कुल उदित सर लगे हुए हैं, जल्दी डिस्पैच करवा देंगे। चलिए, द हॉस्पिटल फार्मेसी रन अंडर द सुपरविजन ऑफ ए प्रोफेशनल फार्मासिस्ट। द हॉस्पिटल फार्मेसी रन अंडर द सुपरविजन ऑफ ए प्रोफेशनल फार्मासिस्ट। जो हॉस्पिटल फार्मेसी होता है, जो हॉस्पिटल में एक विभाग होता है, ये किसके अंडर में रन करता है? तो सभी को पता है, एक प्रोफेशनल फार्मासिस्ट होते हैं उनके अंडर में। प्रोफेशनल फार्मासिस्ट का क्या मतलब? कि वही जो एम फार्मा किया हो? नहीं, स्पेशली जो डी फार्म ही किया हो, डी फार्म किया हो और एक्सपीरियंस हो, डी फार्म किया हो प्लस एक्सपीरियंस हो 6 महीने या साल भर का, उसे एज ए प्रोफेशनल फार्मासिस्ट माना जाता है। ठीक है, बैचलर किया तो और अच्छी बात है, लेकिन डी फार्म किया हो और इसके साथ एक्सपीरियंस हो तो वो प्रोफेशनल फार्मासिस्ट होते हैं। तो हॉस्पिटल फार्मेसी में जो मतलब वहां पे जॉब करते हैं या जिसको रन करते हैं, वो फार्मासिस्ट रन करते हैं, जो कि प्रोफेशनल होते हैं, जिसके पास डी फार्म की डिग्री है, रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट होते हैं, फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया से उनका रजिस्ट्रेशन हुआ है। ठीक है, चलिए राजन जी कह रहे हैं सर आप थोड़ा छोटा हो जाइएगा प्लीज, इतने बुरे लग रहे हैं राजन। चलिए कोई बात नहीं, छोटे हो जा रहे हैं जिससे क्लियर समझ में आए, छोटे हो जा रहे हैं थोड़ा सा। ठीक है, चलिए कोई दिक्कत नहीं है, अब सही है ना? चलिए कोई बात नहीं, अब ठीक आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, अब ठीक लग रहे हैं ना? चलिए, तो हॉस्पिटल फार्मेसी रन अंडर द सुपरविजन ऑफ हॉस्पिटल फार्मासिस्ट। हॉस्पिटल फार्मेसी किसके अंडर में रन होता है? जो फॉर प्रोफेशनल फार्मासिस्ट होते हैं या हॉस्पिटल फार्मासिस्ट होते हैं उनके अंडर में। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। द प्राइमरी एम ऑफ हॉस्पिटल फार्मेसी इज टू मैनेज द यूज ऑफ मेडिकेशन इन हॉस्पिटल एंड अदर डिपार्टमेंट। प्राइमरी एम क्या है, इसका प्राथमिक उद्देश्य क्या है हॉस्पिटल फार्मेसी का? मैनेज द यूज ऑफ मेडिकेशन इन हॉस्पिटल, हॉस्पिटल में मेडिसिन को मैनेज करना, और अदर डिपार्टमेंट जो अदर विभाग है वहां पे मेडिसिन को मैनेज करना ही इसका मेन उद्देश्य है। सारे पॉइंट को समझते जाइए, फिर हम हिंदी में भी बताएंगे, इंग्लिश में ही नहीं सिर्फ हिंदी में बताएंगे। आपको लिखना कैसा है, लॉन्ग क्वेश्चन आता है, एकदम आराम से हो जाएगा। It is situated in a hospital premises category. It is situated in a hospital premises category. जब हॉस्पिटल बनाया जाता है, जब उसकी प्रीमाइसिस तैयार की जाती है, प्रीमाइसिस का मतलब वो एरिया देखा जाता है जहां हॉस्पिटल बनना है, तो वो उसी के अंदर कहीं ना कहीं हॉस्पिटल फार्मेसी को भी एडजस्ट किया जाता है। मोस्टली टू आईपीडी ओपीडी ऑफ द हॉस्पिटल, इट इज सिचुएटेड इन हॉस्पिटल प्रीमाइसिस कैटरिंग मोस्टली टू द आईपीडी ओपीडी इन हॉस्पिटल। हॉस्पिटल में जो आईपीडी ओपीडी विभाग होता है उसी के आसपास कहीं ना कहीं इसे सिचुएट किया जाता है, रखा जाता है। मेंटेनिंग liaison with the medical staff, nursing staff and patient to maintain the nursing department and the central sterile supply unit in hospitals। ठीक है, तो यहाँ कह रहा है कि मेंटेन रिलेशन विद द मेडिकल स्टाफ, मतलब मेडिकल स्टाफ इसे मेंटेन करता है, साथ में नर्सिंग स्टाफ भी, एंड पेशेंट टू मेंटेन द नर्सिंग डिपार्टमेंट एंड द सेंट्रल स्टेराइल सप्लाई। स्टेराइल का मतलब होता है फ्री फ्रॉम माइक्रोब्स। ठीक है, फ्री फ्रॉम माइक्रोब्स, जहां पे बैक्टीरिया वायरस फंगाई वगैरह इंटर ना कर सके। तो ये सब हॉस्पिटल के अंदर ही प्रीमाइसेस में देखा जाता है कि हमें वो एरिया बनाना है जहां पे वो स्टेराइल प्रोडक्ट रखा जा सके और बहुत अच्छे तरीके से मैनेज किया जा सके। ठीक है, चलिए बहुत अच्छी बात है। पार्टिसिपेट इन द टीचिंग प्रोग्राम ऑफ नर्सिंग एंड द फार्मेसी स्टूडेंट। अब जो फार्मेसी स्टूडेंट होते हैं, आप ही लोग अभी डी फार्म सेकेंड ईयर कर रहे हैं, जैसे ही आपका एग्जाम हो जाएगा आप लोग जाएंगे वहां पे पार्टिसिपेट करेंगे। कहाँ पे पार्टिसिपेट करेंगे? हॉस्पिटल में। हॉस्पिटल में पार्टिसिपेट करेंगे, वहां जो प्रोफेशनल फार्मासिस्ट हैं उन्हीं के अंडर में आप हॉस्पिटल ट्रेनिंग करेंगे। ठीक है, हॉस्पिटल ट्रेनिंग करेंगे जो आपका 90 दिन का होगा। तो पार्टिसिपेट इन द टीचिंग प्रोग्राम, उसी को कहा गया है टीचिंग प्रोग्राम ऑफ नर्सिंग एंड फार्मेसी स्टूडेंट। जो फार्मेसी और जो नर्सिंग और फार्मेसी स्टूडेंट है वहां पार्टिसिपेट करते हैं और अपने जो एक्सपीरियंस है उसको लेते हैं। ठीक है, चलिए,
तो हॉस्पिटल फार्मेसी हॉस्पिटल का एक डिपार्टमेंट है जो इन पेशेंट और आउट पेशेंट को दवाइयां तैयार करता है, बनाता है, स्टॉक करता है और देता है। हॉस्पिटल फार्मेसी एक प्रोफेशनल फार्मासिस्ट की देखरेख में चलता है। सेम पॉइंट है। हॉस्पिटल फार्मेसी का मुख्य उद्देश्य हॉस्पिटल और दूसरे विभागों में दवाओं के इस्तेमाल को मैनेज करना है। पॉइंट इजी है ना। चलिए, यह हॉस्पिटल परिसर में स्थित है और ज्यादातर हॉस्पिटल के आईपीडी ओपीडी को सर्विस देती है। ठीक है, यह हॉस्पिटल परिसर में स्थित है होने का मतलब कि हॉस्पिटल का जो प्रीमाइसिस है उसी के अंदर, प्रीमाइसिस का मतलब वो एरिया जहां पे हॉस्पिटल्स बनाए गए हैं तो उसी के अंदर स्थित होता है और ज्यादातर हॉस्पिटल के आईपीडी ओपीडी को ये सर्विस दिया जाता है। ठीक है, हॉस्पिटल में नर्सिंग विभाग, सेंट्रल स्टेराइल सप्लाई यूनिट को बनाए रखने के लिए मेडिकल स्टाफ, नर्सिंग स्टाफ और मरीजों के साथ तालमेल बनाए रखना, ठीक है, इसका काम है। हॉस्पिटल में नर्सिंग विभाग, सेंट्रल स्टेराइल सप्लाई यूनिट को बनाए रखने के लिए मेडिकल स्टाफ, नर्सिंग स्टाफ और मरीजों के साथ की जो कनेक्शन है वो बहुत अच्छे तरीके से बना रहे और वो तभी बना रहेगा जब उनकी जरूरत के हिसाब से दवाइयां मिलती रहे। ओके, नर्सिंग और फार्मेसी के छात्रों की टीचिंग प्रोग्राम में भाग लेना। जो नर्सिंग और फार्मेसी के जो छात्र हैं उसको टीचिंग प्रोग्राम में भी पार्टिसिपेट किया जाता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब इसके कुछ फंक्शन को देखते हैं क्लियर करते हैं। कुछ अगर फंक्शन की बात करें, अगर हम अभी आप देखिए बेसिक चीजें, तो ये पॉइंट आपको क्लियर समझ में आया? ये पॉइंट क्लियर समझ में आया? हॉस्पिटल फार्मेसी क्या होता है पहले ये बात समझ लीजिए, फिर उसके पर्पज और फंक्शन। तो हॉस्पिटल फार्मेसी क्या होता है, ये सारे पॉइंट आपको क्लियर हुआ? चलिए एक बार क्लियर कर दीजिए, सारे पॉइंट क्लियर हुआ? देखिए हम ये फिर हम यही बात कह रहे हैं, आपको दोबारा कह रहे हैं कि आपको कोई जरूरी नहीं कि यही लैंग्वेज लिखना है, यही भाषा जो यहाँ लिखा हुआ यही आपको लिखना हो, हम नहीं कह रहे हैं। ठीक है, आपको फिर कह रहे हैं कि यहाँ से आप कितना आउटपुट लेंगे। आप 60% आउटपुट लीजिए, 40% अपना इनपुट दीजिए, तभी आपको एग्जाम में अच्छा रिजल्ट देगा। ठीक है, हम बहुत देखे हैं कि पूरा रट के जाते हैं, नहीं हो पाता, आप 40% भूल जाएंगे। ठीक है, अपने एक्सपीरियंस से बता रहे हैं। ये 40% आप खुद देखिएगा कि हॉस्पिटल फार्मेसी क्या होता है अपने कॉपी में, अपने नोट्स में। ठीक है, और 60% आप यहाँ से लीजिए कि हाँ हॉस्पिटल फार्मेसी ऐसा होता है। हॉस्पिटल फार्मेसी हॉस्पिटल का ही एक हिस्सा होता है, उसका एक विभाग होता है। ठीक है, यहाँ पे पूरी तरीके से पेशेंट जो आते हैं और जो एडमिट होके जाते हैं उनको दवाओं का रख रखाव सारी चीजें जानकारी दी जाती है, उन्हें दवाई डिस्पेंस की जाती है, सब कुछ आप बता सकते हैं। तो आप इसको अपने तरीके से, बहुत ईजी है, आप बना करके लिखिएगा अपने नोट्स में। ठीक है, चलिए अगर ऐसी फैसिलिटी होती कि हम आपके नोट्स देख सकते तो जरूर देखते, लेकिन ऐसा है नहीं, और कोई बात नहीं, कोशिश करिए सही ही लिखेंगे आप। ठीक है, ध्यान रखिए, आगे बढ़ते हैं। अब फंक्शन की बात करते हैं कि हॉस्पिटल फार्मेसी के क्या कार्य हैं, क्या कार्य मतलब क्या फंक्शन, तो बताइए क्या काम है। यही आपका हॉस्पिटल फार्मेसी, अगर जूम करके देखा जाए तो ये आप देख सकते हैं हर हॉस्पिटल में एक फार्मेसी होता है जिसको हम हॉस्पिटल फार्मेसी कहते हैं। ठीक है सर, ई बुक कब मिलेगा? संतोष जी तो ये टेक्निकल टीम से पूछ लीजिए, वही आपको बता पाएंगे ई बुक कब मिलेगा। ओके, वही सारी चीजें वही मैनेज करते हैं, उदित सर टेक्निकल टीम वही सब कुछ करते हैं। ओके, चलिए फंक्शन की बात करते हैं, इसके कार्य की बात करते हैं। तो डिस्पेंसिंग मेडिकेशन टू इन पेशेंट एंड आउट पेशेंट, मतलब जो इन पेशेंट है, आउट पेशेंट जो पेशेंट आते हैं हॉस्पिटल्स में या जो एडमिट होकर फिर जाते हैं उनको मेडिसिन को प्रोवाइड करना, डिस्पेंस करना, इसका पहला कार्य है हॉस्पिटल फार्मेसी का। यही चीज हिंदी में भी लिखा हुआ है, इन पेशेंट और आउट पेशेंट को दवाएं देना। ठीक है, स्टेराइल और नॉन स्टेराइल दवाई बनाना और तैयार करना। स्टेराइल और नॉन स्टेराइल दवाई, स्टेराइल का मतलब क्या होता है, फ्री फ्रॉम माइक्रोब्स। ठीक है, जो कि बैक्टीरिया फ्री हो, वायरस फ्री हो, फंगाई फ्री हो। तो कंपाउंडिंग एंड प्रिपेयरिंग स्टेराइल एंड नॉन स्टेराइल मेडिकेशन, स्टेराइल और नॉन स्टेराइल मेडिकेशन को प्रिपेयर करना, उन्हें बनाना। ठीक है, ध्यान रखिए। मेंटेनिंग प्रॉपर ड्रग स्टोरेज कंडीशन, क्या कह रहा है, दवाओं के लिए सही स्टोरेज की स्थिति बनाए रखना। हर दवा का अपना एक स्टोरेज होता है कि इसको कितने टेम्परेचर पे रखें कि इसकी स्टेबिलिटी लंबे समय तक खराब ना हो। तो हर दवाओं का एक सही स्टोरेज की स्थिति बनाए रखना हॉस्पिटल फार्मेसी का काम है। ठीक है, नेक्स्ट है दवा जानकारी सेवाओं का प्रबंध करना। दवा जानकारी सेवाओं का प्रबंध करना कहाँ, मेंटेनिंग ड्रग इंफॉर्मेशन सर्विस। ठीक है, जहां पे हर पेशेंट दवाओं की जानकारी समझ सके, उसके साइड इफेक्ट को जान सके। तो मैनेजिंग ड्रग इंफॉर्मेशन सर्विस, दवाओं की जानकारी को, सेवाएं जो है जहां पे मिल सके वो प्राप्त कराना। पार्टिसिपेटिंग इन हॉस्पिटल कम्युनिटीज पीटीसी इन्फेक्शन कंट्रोल। ठीक है, अब देखिए
पार्टिसिपेटिंग इन हॉस्पिटल कमिटीज, यहाँ क्या लिखा हुआ है, अस्पताल समितियों जैसे पीटीसी होता है, इन्फेक्शन कंट्रोल आदि में भाग लेना। ठीक है, चैट वगैरह में थोड़ा सा आप कम करिए, वैसे आपको पता होगा कि ब्लैक स्क्रीन आ जाता है, तो आप जो यहाँ पे है कोशिश करिए कि फोकस करिए, यहाँ पे क्लास को अटेंड करिए। ठीक है, हाँ रिकॉर्ड क्लास सब कुछ अपलोड हो जाएगा, जो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट हो वही आप चैट में करिए, बाकी जो बहुत लोगों को डिस्टर्ब भी होता है चैट से, तो इसलिए चैट वगैरह थोड़ा सा आप कम कर दीजिए, यहाँ पे फोकस करिए, क्लास में ही आपने मन से बना करके लिखिएगा, ये बहुत इजी सब्जेक्ट है। ठीक है, इससे क्या होता है कि आप चैट करेंगे तो और बाकी जो लोगों हैं उसमें नोटिफिकेशन जाता है, दिक्कत हो सकता है। ठीक है, चलिए, तो हम कहाँ पे थे, यहाँ पे, हाँ, मॉनिटरिंग एडवर्स ड्रग रिएक्शन, मॉनिटरिंग एडवर्स ड्रग रिएक्शन, एडवर्स ड्रग रिएक्शन को मॉनिटर करना, एडवर्स ड्रग रिएक्शन को मॉनिटर करना, ध्यान रखिए, एडवर्स ड्रग रिएक्शन को मॉनिटर करना, दवाओं के बुरे रिएक्शन पर नजर रखना। एडवर्स ड्रग रिएक्शन क्या होता है, एडवर्स ड्रग रिएक्शन हमारे बॉडी का वो इफेक्ट होता है, ऐसे मतलब कि ऐसा प्रभाव होता है जो एक्चुअल में साइड इफेक्ट नहीं होता। साइड इफेक्ट तो नॉर्मल होता है, जैसे नॉजिया हो गया, फटीक हो गया, थकान हो गया, हल्का वोमिटिंग हो गया, लेकिन नहीं, हमारे बॉडी में स्वेलिंग हो गया, रेडनेस हो गया, ठीक है, इंसान पैरालाइज हो रहा है, ये होता है एडवर्स इफेक्ट। तो एडवर्स इफेक्ट हमारे बॉडी में एक अनचाहा जो चेंजेस आता है, प्रभाव होता है, उसे बोलते हैं। तो दवाओं के बुरे रिएक्शन पर नजर रखना, ये भी हॉस्पिटल फार्मेसी का काम है। ठीक है, दवाओं के इस्तेमाल की समीक्षा करना, दवाओं के इस्तेमाल की समीक्षा करना का मतलब होता है कंडक्टिंग ड्रग यूटिलाइजेशन रिव्यू। ड्रग यूटिलाइजेशन रिव्यू का मतलब कि कहीं मेडिकेशन एरर तो नहीं हो रहा है, जो दवाएं प्रॉपर मेडिसिन लिया जा रहा है वो सही तरीके से यूज हो रहा है कि नहीं यूज हो रहा है, या फिर जो हमारे पास स्टॉक में दवा है वो अच्छे तरीके से डिस्पेंस हो रहा है। ऐसा तो नहीं कि कोई स्टॉक में बहुत दवा पड़ा हो, एक्सपायर हो रहा हो, उसकी जरूरत ही नहीं है। तो ड्रग यूटिलाइजेशन रिव्यू करना, ये भी फार्मेसी, जो हॉस्पिटल फार्मेसी वही करती है। प्रोवाइडिंग क्लिनिकल फार्मेसी सर्विसेज, क्लिनिकल फार्मेसी सर्विस को भी प्रोवाइड करना। ठीक है, जो क्लिनिकल फार्मेसी सेवाएं हैं उन्हें प्रदान करना। क्लिनिकल फार्मेसी सेवाएं जहां पेशेंट एडमिट होते हैं, क्लिनिकल फार्मेसी का मतलब जहां पेशेंट एडमिट होते हैं, रुकते हैं, उन्हें फार्मेसी सेवाएं प्रदान करना। ठीक है, 24/7। ओके, चलिए, दवाओं की इन्वेंट्री और खरीद का प्रबंध करना। दवा कहाँ गया, दवाओं की मैनेजिंग इन्वेंट्री एंड प्रोक्योरमेंट ऑफ ड्रग्स, दवाओं की इन्वेंट्री और खरीद का प्रबंध करना। इन्वेंट्री का मतलब जहां पे दवाओं का रख रखाव होता है, उनका भंडारण। ठीक है, तो दवाओं की इन्वेंट्री और खरीद का प्रबंध करना कि सच में किस चीज की जरूरत है, किसे हमें वापस करना है, उसका पूरा प्रबंध करना हॉस्पिटल फार्मेसी का काम है। स्वास्थ्य पेशेवरों और मरीज को दवाओं के बारे में शिक्षित करना। ठीक है, एजुकेटिंग हेल्थ केयर प्रोफेशनल एंड पेशेंट अबाउट मेडिकेशन। जो फार्मासिस्ट होते हैं, प्रोफेशनल फार्मासिस्ट होते हैं, या आप जब फार्मासिस्ट बनेंगे तो आप एक ड्रग एक्सपर्ट कहला जाएंगे। तो हो सकता है कभी कभी आपके जो हेल्थ केयर प्रोफेशनल डॉक्टर होते हैं वो भी आपसे दवा की सलाह ले सकते हैं कि जहां हम जिस कैटेगरी का दवा दे रहे हैं क्या ये सही है कि नहीं सही है, डॉक्टर भी आपसे सलाह ले सकते हैं। तो उन्हें भी शिक्षित करना, आपको प्रोग्राम चलाना, तो हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स और पेशेंट दोनों को मेडिसिन के बारे में शिक्षित करना, उनको बताना, ये होते हैं ड्रग एक्सपर्ट फार्मासिस्ट। ठीक है, चलिए, हाँ देखिए, बहुत अच्छी बात कही नरेश जी ने कि इमरजेंसी मेडिसिन को मैनेज करना है। इमरजेंसी मेडिसिन को भी कौन मैनेज करता है, जो प्रोफेशनल फार्मासिस्ट होते हैं हॉस्पिटल फार्मेसी में, वो मैनेज करते हैं। ओके, चलिए, इसी तरह से आप कितने पॉइंट देखिए यहाँ पे दे रखे हैं फंक्शन में, 3 4 5 6 7 8 10 पॉइंट है। क्या 10 में से आप कितना बना के लिख देंगे? हमें लगता है कि आराम से बना करके लिख देंगे, कुछ आप यहाँ से लीजिए, कुछ अपने मन से बना के लिखिए। हॉस्पिटल फार्मेसी सभी लोग देखिए क्या क्या रोल है, सब आपको बना करके लिखना, जो समझ में आए, ठीक है, लिख के आना है। क्लियर? तो पहला क्वेश्चन बताइए, यहीं पे 60% याद हुआ कि नहीं याद हुआ? हम रेशियो मान के चलते हैं, क्या 60% पहला क्वेश्चन हो जाएगा? पहला क्वेश्चन जो है अगर हम देखें तो 60% हो जाएगा। कंफर्म कीजिए कि 60%, हम 100% नहीं बोल रहे हैं, हमें पता है कि आपका दिमाग कंप्यूटर नहीं है, मेरा दिमाग कंप्यूटर है, 100% किसी को नहीं याद होता है। ठीक है, 100% कोई आपने की मेमोरी लगा दी सेव हो गया, नहीं, लेकिन इतना तो हमारा कॉन्शियस माइंड कहता है, मॉर्निंग में पढ़ रहे हैं कि 60% तो हम है। आपसे हम पूछे कि हॉस्पिटल फार्मेसी क्या है, उसके क्या फंक्शंस है, ठीक है, क्या फंक्शन है, क्या उद्देश्य है, दोनों आपको यही बताना है, आराम से बता ले जाएंगे।
क्लियर नहीं? हॉस्पिटल फार्मेसी फार्मेसी का ही विभाग होता है, जहां जो पेशेंट आते हैं, इन पेशेंट आउट पेशेंट को दवाओं को डिस्पेंस करना, दवाओं को इन्वेंट्री मतलब उनका भंडारण करना, यही सब तो है फार्मेसी डिपार्टमेंट में और हॉस्पिटल फार्मेसी में। ओके, चलिए चलिए, कुछ लोग 80%, 90%, कुछ लोग 50% कह रहे हैं, लेकिन चलिए अच्छी बात है, हो जाएगा। तो पहला क्वेश्चन आप टॉप 20 का कवर कर चुके हैं, बहुत अच्छी बात है। फर्स्ट क्वेश्चन हॉस्पिटल क्लिनिकल फार्मेसी का कवर कर चुके हैं। अब हम दूसरा क्वेश्चन पे आ रहे हैं, सेकंड क्वेश्चन पे। सोचिए टॉप 20 क्वेश्चन का पहला क्वेश्चन हो चुका आपका, ठीक है। चलिए, हाँ, फंक्शन ऑब्जेक्टिव में एक ही लिखना है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है कि फंक्शन ऑब्जेक्टिव एक ही है। देखिए, फंक्शन एंड ऑब्जेक्टिव एक ही मेंशन कर दीजिएगा, ठीक है। कार एंड ऑब्जेक्टिव, फंक्शन एंड ऑब्जेक्टिव, हाँ, ये अच्छा चीज था। फंक्शन एंड ऑब्जेक्टिव, अगर एग्जाम में खाली फंक्शन पूछ रहा है और ऑब्जेक्टिव दोनों पूछ रहा है, तो फंक्शन एंड ऑब्जेक्टिव, कार्य और उद्देश्य, कार्य और उद्देश्य, ठीक है। कार्य और उद्देश्य दोनों का एक ही लिखिएगा, ठीक है। ये आपका कार्य और उद्देश्य है, कार्य एंड उद्देश्य, ठीक है। आपके क्वेश्चन में यही तो आया था कि हॉस्पिटल फार्मेसी क्या होता है, एंड आल्सो राइट इट्स पर्पज एंड फंक्शन। तो मतलब कार्य इसका क्या है, क्या उद्देश्य है, दोनों का उद्देश्य लगभग यही है कि जो फंक्शन है। तो ये आप बता सकते हैं कार्य एंड उद्देश्य, इसको अच्छे तरीके से कर सकते हैं। क्लियर? तो पहला क्वेश्चन आपका कंप्लीट होता हुआ टॉप 20 का। अब आते हैं हम दूसरे क्वेश्चन पे, इसको करते हैं। ये भी बहुत अच्छे से आ जाएगा, बस थोड़ा समझना होगा। ब्रीफली डिस्कस द एफआईपी बेसल स्टेटमेंट एंड एनक्यूएएस। एफआईपी आधारित स्टेटमेंट और एनक्यूएएस पर संक्षेप में चर्चा करें। अब ये क्या है एफआईपी, एनक्यूएएस क्या होता है? चलिए इसके बारे में चर्चा करते हैं, इसको देखते हैं, इसके बारे में ब्रीफ में लिखेंगे, ठीक है। चलिए सौरभ जी, बहुत अच्छा। इंटरनेशनल फार्मास्यूटिकल फेडरेशन आप पढ़ चुके हैं, अच्छी बात है, आपको आ रहा है। आगे देखते हैं, आगे कंटिन्यू करते हैं, ठीक। आंसर, एफआईपी बेसल स्टेटमेंट क्या है? ये एफआईपी का स्टेटमेंट, इसका पर्पज क्या था, क्या उद्देश्य था, इस स्टेटमेंट को क्यों लाया गया, ठीक है। द इंटरनेशनल फार्मास्यूटिकल फेडरेशन, पहली तो बात तो आप इसको याद रखिएगा, ठीक है। एफआईपी का जो फुल फॉर्म होता है इंटरनेशनल फार्मास्यूटिकल फेडरेशन, ठीक है। इंटरनेशनल फार्मास्यूटिकल फेडरेशन आता है एग्जाम में, खाली एफआईपी का फुल फॉर्म पूछ लेता है, ठीक है। एमसीक्यू में या फिर आपके वन सेंटेंस में या फिर आपसे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में एफआईपी का फुल फॉर्म पूछ लेता है, तो इंटरनेशनल फार्मास्यूटिकल फेडरेशन, ठीक है, याद रखिएगा। इज ए ग्लोबल ऑर्गेनाइजेशन, एक तरह का ग्लोबल संस्था होता है, दैट रिप्रेजेंट फार्मेसी प्रोफेशन ऑन इंटरनेशनल लेवल। यहीं से सारी चीजें क्लियर हो गया कि एक ऐसी संस्था है एफआईपी जो ग्लोबल ऑर्गेनाइजेशन है, एक ग्लोबल संस्था है जो रिप्रेजेंट करता है फार्मेसी के प्रोफेशन को, ठीक है। इंटरनेशनल लेवल पे फार्मेसी के जो प्रोफेशन है उसके इंटरनेशनल लेवल तक क्या करता है, प्रोवाइड करता है, रिप्रेजेंट करता है। आप जो डी फार्मा, बी फार्मा, एम फार्मा, फार्मा डी वगैरह करते हैं, उसको कौन रिप्रेजेंट करता है, किसके बेस पे होता है? ये एफआईपी बेसल स्टेटमेंट के बेस पे, ठीक है। चलिए बहुत अच्छा, आगे बढ़ते हैं। इट वाज स्टेब्लिश्ड इन 1912 इन द नीदरलैंड। दोनों को मिक्स करके देखते हैं ना, हिंदी इंग्लिश तो ज्यादा अच्छा समझ में आएगा। ये नीदरलैंड में 1912 में स्टेब्लिश किया गया था, ध्यान रखिएगा। एफआईपी बेसल स्टेटमेंट क्या है, थोड़ा देख लीजिए। इंटरनेशनल फार्मास्यूटिकल फेडरेशन एक ग्लोबल ऑर्गेनाइजेशन है, एक ग्लोबल ऑर्गेनाइजेशन है जो इंटरनेशनल लेवल पर फार्मेसी प्रोफेशन को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। इसकी स्थापना 1912 में नीदरलैंड में हुई थी। क्लियर? इसकी स्थापना 1912 में नीदरलैंड में हुआ था। द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ एफआईपी, इसका मुख्य उद्देश्य है, इज टू असिस्ट एंड रिप्रेजेंट फार्मेसी प्रोफेशन ऑन ग्लोबल लेवल। वही बात लिखा हुआ है कि इसका मेन उद्देश्य है कि ग्लोबल लेवल पर फार्मेसी के प्रोफेशन को रिप्रेजेंट करना, जो फार्मेसी के प्रोफेशन हैं, जो कोर्सेस हैं, उनको क्या करना, रिप्रेजेंट करना। ओके, तो आपके मन में एक चीज आया कि एफआईपी एक ऐसा स्टेटमेंट है, ठीक है, जो ग्लोबल लेवल पर फार्मेसी को रिप्रेजेंट करता है, फार्मेसी प्रोफेशन को। किसको? फार्मेसी प्रोफेशन को। इतना अगर मन में आ गया तो सब कुछ क्लियर हो जाएगा। नीदरलैंड में 1912 में इसकी स्थापना की गई थी, ठीक है। चलिए क्लियर हो गया इतना, आगे बढ़ते हैं। द एफआईपी बेसल स्टेटमेंट कवर द 6 एरिया ऑफ हॉस्पिटल फार्मेसी। जो एफआईपी बेसल स्टेटमेंट है, ये 6 हॉस्पिटल फार्मेसी में 6 एरिया को कवर करता है। हिंदी में तो कोई दिक्कत तो नहीं है, इंग्लिश में?
चलिए, इंग्लिश हिंदी में कोई दिक्कत नहीं, हम दोनों पढ़ा रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं होगा इंग्लिश हिंदी में। सर बार बार हिंदी मत बताइए, एक बार टॉपिक कवर करने के बाद दिखा रखिए। चलिए, बहुत अच्छी बात है राज जी। और काफी स्टूडेंट्स यहाँ पे ऐसे हैं जिनको इंग्लिश में नहीं हिंदी मिक्सअप लिखना है, इसलिए बताना जरूरी होता है। अच्छी बात है, आप साथ में पढ़ चुके हैं तो आपको आ रहा है, लेकिन यहाँ बहुत सारे जो क्रैश कोर्स में स्टूडेंट्स हैं उनको नहीं आ रहा है। चलिए, तो आपको समझ में आया एफआईपी बेसल स्टेटमेंट क्या होता है। इंटरनेशनल फार्मास्यूटिकल फेडरेशन, ये एक ग्लोबल संस्था होता है जो फार्मेसी के प्रोफेशन को इंटरनेशनल लेवल पे रिप्रेजेंट करता है। नीदरलैंड में 1912 ईस्वी में इसकी स्थापना की गई। इसका मुख्य उद्देश्य यही था कि ग्लोबल लेवल पे जो फार्मेसी के प्रोफेशन है उसको रिप्रेजेंट करना। ठीक है, एफआईपी बेसल असेसमेंट में हॉस्पिटल फार्मेसी 6 एरिया को कवर करता है। ओके, यही बात लिखा हुआ है कि एफआईपी का मुख्य उद्देश्य ग्लोबल लेवल पर फार्मेसी प्रोफेशन की मदद करना और उसे रिप्रेजेंट करना है। एफआईपी बेसल स्टेटमेंट हॉस्पिटल फार्मेसी के 6 एरिया को कवर करता है। वही बात लिखा हुआ जो हम बोल रहे हैं, वही चीज लिखा हुआ है। 6 स्टेटमेंट क्या है एफआईपी के, आइए देखते हैं। और ये 6 बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको याद कर लीजिएगा, ये मस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, जब भी आप कभी किसी चीज को ये बताइए कि ये 2 टाइप्स के होते हैं, इसके क्लासिफिकेशन को 3 भाग में बांटा गया है, तो एग्जामिनर हमेशा जानने की कोशिश करता है कि जो 3 भाग में बांटा गया है क्या उसके बारे में आप लिखे हैं, क्या 6 एरिया में इसे बताया गया है बेसल स्टेटमेंट में, तो 6 एरिया लिखे हैं, क्या 2 प्रकार बताए तो 2 प्रकार आप लिखे हैं। ये हर एग्जामिनर का माइंडसेट होता है। ठीक है, कि वो आप जो लिखे हुए हैं वो सच में आपको आ रहा था या ऐसे देख के लिख दिए, तो ये जरूरी होता है। 6 एरिया को ध्यान रखिएगा। पहला है प्रोक्योरमेंट, इन्फ्लुएंस एंड प्रिस्क्राइबिंग, प्रिपरेशन एंड डिलीवरी ऑफ मेडिसिन, एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ मेडिसिन, मॉनिटरिंग ऑफ मेडिसिन यूज, ह्यूमन रिसोर्स ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट। मतलब हॉस्पिटल फार्मेसी में 6 एरिया को कवर करता है। कौन कौन से? पहला है खरीद। ठीक है, खरीद किस चीज की खरीद? मेडिसिन की। ठीक है, खरीद पे डिपेंड करता है खरीद को। प्रिस्क्राइबिंग पर प्रभाव, जो मेडिसिन को प्रिस्क्राइब किया जाता है डॉक्टर के द्वारा, उस पर क्या इफेक्ट पड़ता है, वो भी कहीं ना कहीं एफआईपी के अंदर आता है। दवाओं की तैयारी और डिलीवरी, मतलब दवाओं को प्रिपेयर करना और उन्हें डिलीवर करना, ये भी एफआईपी के अंदर आता है। ठीक है, दवाओं का एडमिनिस्ट्रेशन, मतलब दवाओं का किस रूट से दिया जाए, उसका डोजेज क्या है, उसका भी पूरा फोकस किया जाता है किसके अंदर, एफआईपी के जो 6 स्टेटमेंट है उसके अंदर। दवाओं के इस्तेमाल की मॉनिटरिंग, मतलब दवाओं की जो इस्तेमाल हो रहे हैं, दवाई यूज हो रही हैं उनकी पूरी निगरानी रखना। दवाओं के जो यूज हो रहे हैं उनकी पूरी निगरानी रखना, ये 6 स्टेटमेंट में आते हैं। ह्यूमन रिसोर्स ट्रेनिंग और डेवलपमेंट, जो ह्यूमन रिसोर्सेस हैं, जो हम मनुष्य के जो मानव के जो स्रोत है, ठीक है, उनकी ट्रेनिंग और उन्हें डेवलपमेंट में फोकस करना। जैसे आप फ्यूचर में फार्मासिस्ट बन गए, लेकिन आपको अभी हॉस्पिटल की ट्रेनिंग नहीं की है, तो आपको क्या नॉलेज होगा? तो आपको सिर्फ रिसोर्स प्रोवाइड करना, हॉस्पिटल्स में आपको ट्रेनिंग प्रोवाइड करना, आपको और डेवलप बनाना, जिससे आप भी एक एक्सपीरियंस फार्मासिस्ट बन सकें। ये भी आपके एफआईपी के अंतर्गत आता है। ठीक है, समझ में आया? चलिए, तो ये सारे पॉइंट थे, 6 पॉइंट जिसको आपको ध्यान रखना पाइए। प्रोक्योरमेंट, जो दवाओं के खरीद की बात किया जा रहा है। प्रिस्क्राइबिंग की बात की जा रही है कि मेडिसिन को क्या कैसे क्या प्रभाव पड़ता है, इसको खरीदते हैं तो, या जो प्रिस्क्राइब किया जाता है डॉक्टर के द्वारा, तो उसमें कोई गलतियां ना हो। ठीक है, प्रिपरेशन एंड डिलीवरी ऑफ मेडिसिन, मेडिसिन को प्रिपेयर करना और उन्हें डिलीवर करना, ये भी बेसल के अंदर आता है, एफआईपी बेसल स्टेटमेंट के अंतर्गत आता है। मेडिसिन का एडमिनिस्ट्रेशन, मतलब उसको किस रूट से दिया जा रहा है, क्या उसका एडमिनिस्ट्रेशन है। ठीक है, आईबी दिया जा रहा है कि आईएम दिया जा रहा है कि उसको ओरली दिया जा रहा है, तो कुछ टाइप का मेडिसिन से उसकी बात किया जा रहा है। मेडिसिन को यूज किया, जो मेडिसिन यूज हो रहे हैं उसकी पूरी निगरानी रखना कि वो मेडिसिन है किस तरह के, जो नार्कोटिक ड्रग हैं, शेड्यूल सी के ड्रग हैं, शेड्यूल एक्स के ड्रग हैं, शेड्यूल एच के ड्रग हैं, उनका पूरा ध्यान रखना। और जो ह्यूमन रिसोर्सेज ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट, जो सच में वाकई में रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट हैं, उन्हें रिसोर्सेज प्रोवाइड करना, हॉस्पिटल्स में ट्रेनिंग देना और डेवलप करना, ये 6 स्टेटमेंट है जिसको ध्यान रखना है। क्लियर है? चलिए, क्लियर हो गया सारी चीजें? सर हिंदी में प्लीज, श्वेता जी करिए हिंदी में। चलिए, वही बात है, देखिए एफआईपी बेसल के 6 स्टेटमेंट इस प्रकार है। ठीक है, ध्यान दीजिए। सबसे पहले बात करें खरीद पे, किसकी? दवाओं की खरीद। सीधी बात आप लिख दीजिए, दवाओं की खरीद पे, दवाओं के खरीद पे, दवाओं की खरीद पर सबसे पहला जो स्टेटमेंट है दवाओं की खरीद पर है। दूसरा, प्रिस्क्राइबिंग पर प्रभाव। प्रिस्क्राइबिंग का मतलब होता है जो डॉक्टर प्रिस्क्राइब करते हैं दवाओं का, उस पर क्या प्रभाव कर रहा है, ये भी इसकी स्टेटमेंट के अंतर्गत आता है। ठीक है, एक प्रिस्क्रिप्शन में क्या होता है, बहुत सारी चीजें होती हैं, दवा के डोजेज होते हैं, मेडिसिन का नाम होता है, ठीक है, ड्यूरेशन होता है एंटीबायोटिक्स का,
ठीक, ये सारी चीजें होती है, तो उस पर क्या प्रभाव पड़ रहा है ये भी इसके अंतर्गत आता है। दवाओं की तैयारी और डिलीवरी, जो भी दवा है उसकी पूरी तरीके से तैयारी करना, पेशेंट को जरूरत किस चीज की दवा है, उसको बेंजोडाइजेपिन्स की जरूरत है, ठीक है, बेंजोडाइजेपिन्स की जरूरत है, जो नींद की दवा है, तो उसको किस तरह से प्रिपेयर किया जाए, उसको डिलीवर कैसे कराया जाए, ये जिम्मेदारी होता है हॉस्पिटल फार्मेसी का, जो किसके अंतर्गत आता है, 5P बेसल स्टेटमेंट के अंतर्गत। दवाओं का एडमिनिस्ट्रेशन का मतलब कि दवा का क्या क्या रूट है, किस तरह से उसे एडमिनिस्टर करना है, ठीक है, उसको हम देखते हैं यहाँ पे। जो भी दवाई यूज हो रही है उसकी निगरानी रखना, और ह्यूमन रिसोर्सेज ट्रेनिंग, जो हॉस्पिटल आज डी फार्मा कर चुके हैं, बी फार्मा कर चुके हैं, तो उन्हें हॉस्पिटल में ट्रेनिंग प्रोवाइड करना, उन्हें स्रोत प्रोवाइड करना, जिससे वो अपने स्किल को डेवलप कर सकें और एक अच्छे फार्मासिस्ट बन सकें। ये 6 स्टेटमेंट है जिसको ध्यान रखिएगा। चलिए, तो आपको ये तीनों क्लियर हो गया होगा अच्छे तरीके से कि FIP बेसल स्टेटमेंट है क्या, क्लियर हुआ। एक बार फिर जल्दी से बता दे रहे हैं, FIP बेसल स्टेटमेंट एक तरह का कह सकते हैं कि ये इंटरनेशनल फार्मास्यूटिकल फेडरेशन ग्लोबल संस्था है, ठीक है, जो कि इंटरनेशनल लेवल पे जो हम लोग फार्मेसी कर रहे हैं, जो आप फार्मेसी कर रहे हैं, उसके प्रोफेशन को पूरा ध्यान रखना, रिप्रेजेंट करना, इसी के अंतर्गत आता है। ये नीदरलैंड में 1912 ईस्वी में स्टेब्लिश किया गया था। इसका मुख्य उद्देश्य ही यही है कि ग्लोबल लेवल पर फार्मेसी प्रोफेशन को रिप्रेजेंट करना, ठीक है। FIP बेसल स्टेटमेंट कवर द 6 एरिया ऑफ हॉस्पिटल फार्मेसी। अब हॉस्पिटल फार्मेसी मतलब जो हॉस्पिटल में एक डिपार्टमेंट होता है हॉस्पिटल फार्मेसी, उसमें ये 6 एरिया को कवर करता है। पहला एरिया है दवाओं की खरीद, जो दवाई खरीद लाता है, ऐसे थोड़ी कि कुछ भी उठा लाओ, नार्कोटिक ड्रग, शेड्यूल एक्स ड्रग या फिर कोई भी ड्रग आप शेड्यूल सी के ड्रग, ऐसा नहीं है, उसका पूरा एक स्टेटमेंट होता है। तो आप दवाओं की जो खरीद है उस पर पूरा फोकस किया जाता है, ठीक है। जो दवाएं प्रिस्क्राइब करते हैं डॉक्टर, तो उस पर क्या प्रभाव पड़ रहा है, ये भी एरिया को कवर करता है FIP। ओके, दवाओं की डिलीवरी और मेडिसिन, किस तरह से मेडिसिन की डिलीवरी हो रहा है, कैसे तैयार करना है, ये भी इसके अंतर्गत आता है, ठीक है। दवाओं का मेडिसिन का एडमिनिस्ट्रेशन, कि उसको लेना किस तरह से है, किस तरह के रूट की दवा कहाँ रखना है, और दवाओं की पूरी तरीके से निगरानी रखना कि कौन सी दवा एक्सपायर हो रही है, कौन सी दवा दिया जा रहा है पेशेंट को, उसका निगरानी रखना भी इसके अंतर्गत आता है। और जो भी एक रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट हो रहे हैं, अपना डिप्लोमा इन फार्मेसी, बैचलर ऑफ फार्मेसी कंप्लीट कर रहे हैं, उन्हें रिसोर्सेज प्रोवाइड करना, ट्रेनिंग प्रोवाइड करना और डेवलपमेंट करना, यही 6 उद्देश्य है। उम्मीद करते हैं अब समझ में आ गया होगा। इतना एरिया समझ में आया तो हम आगे बढ़े, इतना एरिया समझ में आ गया हो तो आगे बढ़ जाए, ठीक है, इतना क्लियर हो गया हो तो आगे बढ़ जाए, ठीक है। एक बार कंफर्म कर दीजिए, आप लोग कमेंट में थंब बना दिया करिए, जब कभी भी लगे कि हाँ सर क्लियर हो गया है, समझ में आ गया है, तो कमेंट में ऐसे थंब बना दीजिए, ठीक है। चलिए, बहुत अच्छी बात है, चलिए बहुत अच्छी बात है, क्लियर हो गया। उसको थोड़ा बना के देखिएगा कि 6 जो एरिया है वो एरिया क्या क्या है, वो पूरी तरीके से दवाओं के खरीद पे, दवाओं की निगरानी पे, ठीक है, जो प्रिस्क्रिप्शन है उसके प्रभाव पे, और जो हम लोग फार्मासिस्ट बन रहे हैं, डिप्लोमा इन फार्मेसी कर लिए, तो हॉस्पिटल में अगर जाएंगे आप तो एज ए ट्रेनिंग करवाना आपका, ये भी इसके अंतर्गत आता है, FIP के अंतर्गत, ठीक है। चलिए, बहुत अच्छा। अब हम NAQS के बारे में देखेंगे कि नेशनल क्वालिटी एश्योरेंस स्टैंडर्ड क्या है। NAQS क्या होता है, आइए उसके बारे में जल्दी से देख लेते हैं। NAQS क्या होता है, नेशनल क्वालिटी एश्योरेंस स्टैंडर्ड। सबसे पहले तो फुल फॉर्म याद रखिएगा, नेशनल क्वालिटी एश्योरेंस या नेशनल क्वालिटी एश्योरेंस स्टैंडर्ड कहते हैं, ठीक है। हाँ दीजिए, नेशनल क्वालिटी एश्योरेंस स्टैंडर्ड, ये फुल फॉर्म होता है NAQS का। एक गाइडलाइन है विच इज इनेटेड बाय द मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर, ठीक है। मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर के अंदर एक गाइडलाइंस है जिसका नाम है NAQS, नेशनल क्वालिटी एश्योरेंस स्टैंडर्ड, विद द ऑब्जेक्टिव ऑफ हाईलाइट। अच्छा, मतलब ये है ना, बोर्ड तो नहीं हो रहे हैं कि काफी लंबा हो रहा है, बस यही, ज्यादा नहीं बचा हुआ, थोड़ा सा बचा हुआ है, देख लीजिए। अच्छा, अभी बड़ा है, काफी बड़ा है। चलिए, थोड़ा सा समझ लेते हैं इसके बारे में, बाकी हम कंटिन्यू कर देंगे नेक्स्ट क्लास में कि एक्चुअली में है क्या ये 8, ये देख लेते हैं, ठीक है। चलिए, तो NAQS guidelines was enacted by the Ministry of Health and Family Welfare with the objective of highlight the top performing facilities and enhancing hospital reliability in the society। सीधे समझ में आ गया होगा कि सीधे सीधे इसका मेन उद्देश्य क्या है कि हॉस्पिटल में या फिर जो सोसाइटी है, सोसाइटी के लोग, जो अलग अलग कम्युनिटी के लोग हॉस्पिटल में इंटर करते हैं, तो उन्हें टॉप तरह की, मतलब अच्छी फैसिलिटी प्रोवाइड हो सके हॉस्पिटल में। ओके, देखिए, NAQS गाइडलाइंस स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा शुरू की गई। किसके द्वारा? स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा शुरू किया गया, जिसका मकसद सबसे अच्छा प्रदर्शन करने वाली सुविधाओं को हाईलाइट करना।
जिसका मकसद था कि सबसे अच्छा प्रदर्शन करने वाली सुविधाओं को हाईलाइट करना और समाज में अस्पतालों की विश्वसनीयता बढ़ाना था। ठीक है, कैसे कोई एक आम इंसान ट्रस्ट करेगा कि यह हॉस्पिटल सही है, हॉस्पिटल्स में जाना सही रहेगा। आज लोग डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में लाइन लगाए होते हैं, भीड़ लगा होता है, क्यों? ट्रस्ट होता है कि जो डॉक्टर्स होते हैं ऐसे नहीं बनते हैं, नीट क्वालिफाई करते हैं, उसके बाद अच्छे तरीके से आते हैं, तब फिर लोग लाइन लगाते हैं। तो इस ट्रस्ट को बनाए रखने के लिए एनएक्यूएस, जो कि स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा लाया गया इस गाइडलाइंस को, इसका पूरा उद्देश्य यही था कि किस तरह से सारी सुविधाएं को हाईलाइट किया जाए जिससे अस्पताल में लोग विश्वास कर सके, आ सके। ठीक है, अब देखिए कितनी सारी टेक्नोलॉजी का लाया जा रहा है आजकल। आभा कार्ड आता है। ठीक है, आभा कार्ड से लोग बहुत अच्छे से नंबर भी नहीं लगाते हैं, तुरंत जाके अपना जो भी रहता है ऑनलाइन ही सब कुछ होता है, स्कैन करते हैं, उनका पर्ची आ जाता है, चले जाते हैं, जिस डॉक्टर को दिखाना दिखा लेते हैं। तो अब बहुत सारे सिस्टम टेक्नोलॉजी आ चुका है, काफी चीजें बदल रही हैं। तो ये सारी चीजें जो चेंजेस हो रही हैं, तक ये इस चीजों को हाईलाइट कर रहा है, कौन कर रहा है? इसका प्रचार भी होता है, एडवर्टाइजमेंट होता है हॉस्पिटल्स में। ये एनएक्यूएस कर रहा है, जो कि स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के द्वारा होता है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट की बात करते हैं। एनएक्यूएस गाइडलाइंस आर करेंटली अवेलेबल फॉर डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल। एनएक्यूएस गाइडलाइंस जो है करेंटली अवेलेबल है डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में, जिला अस्पताल पे, सीएचसी पे, पीएचसी पे एंड अर्बन पीएचसी पे। ठीक है, सीएचसी हो गया, पीएचसी जो लोकल हॉस्पिटल जो आपके छोटे एरिया में हॉस्पिटल होते हैं, सीएचसी होते हैं। ठीक है, कम्युनिटी हेल्थ सर्विस होते हैं, सीएचसी होते हैं, पीएचसी होते हैं, और जो अर्बन शहरी में जो पीएचसी होते हैं, ये सभी में गाइडलाइंस प्रोवाइड करता है कौन? एनएक्यूएस। द एनएक्यूएस गाइडलाइंस हैव 8 एरिया। ये भी ध्यान दीजिएगा, ये भी 8 एरिया को कवर करता है। ठीक है, इनकी जो गाइडलाइंस है वो 8 एरिया को कवर करता है। वो क्या है 8 एरिया? देखते हैं जल्दी से। बस यही पढ़ाएंगे, इसके बाद हम कल पढ़ेंगे, क्योंकि काफी लंबा लेक्चर हो जाएगा। आप लोग याद भी तो करना है, रिवीजन भी करना है, अभी और भी सब्जेक्ट चलना है। पहला है सर्विस प्रोवाइजन। सर्विस प्रोवाइजन, ठीक है, पेशेंट राइट्स, इनपुट, सपोर्ट सर्विस, क्लिनिकल केयर, इन्फेक्शन कंट्रोल, क्वालिटी मैनेजमेंट, आउटकम्स। ठीक है, सर्विस प्रोविजन, लोगों को सेवाएं प्रोवाइड करना। ठीक है, सेवाएं देना सबसे बड़ा इनका मेन एरिया है एनएक्यूएस का। क्या चीज है? सेवा प्रदान करना। क्या प्रदान करना? सेवा प्रदान करना। ठीक है, दूसरा है पेशेंट राइट्स। पेशेंट का जो अधिकार है उसे प्रोवाइड करना। पेशेंट का अधिकार है, अगर वो दिखाने आ रहा है तो इसका ये मतलब नहीं है कि वो नहीं दिखा सकता। ठीक है, उसका जो अधिकार है वो उसको अधिकार देना, ये भी एनएक्यूएस गाइडलाइंस के अंतर्गत आता है। ओके, इनपुट्स, इनपुट का मतलब कि क्या चीजें वो अंडर रख रहा है, किस चीज की दवा को वहां पे दे रहा है, हॉस्पिटल में कौन सी दवाई ले रहे हैं, वो इनपुट के बारे में भी वो भी प्रोवाइड करना किसका काम है? एनएक्यूएस का। ठीक है, सहायक सेवाएं, जिसको हम बोलते हैं सपोर्ट सर्विस। तो आप देखे होंगे कभी कभी हमें कुछ नहीं पता होता कौन सा डिपार्टमेंट कहाँ है, कहाँ जांच हो रही होती है, तो सपोर्ट सर्विस प्रोवाइड कराना एनएक्यूएस गाइडलाइंस के अंतर्गत आता है। क्लिनिकल केयर, जो लोग एडमिट हैं उनका देखभाल करना। क्लिनिकल केयर, जो लोग एडमिटेड हैं उनका देखभाल करना भी इसके अंतर्गत आता है एनएक्यूएस के। इन्फेक्शन कंट्रोल, हॉस्पिटल में सबसे बड़ा रिस्क होता है इन्फेक्शन का। जो पेशेंट वहां पे एडमिट है तो उनका सबसे ज्यादा दिक्कत होता है इन्फेक्शन की, इन्फेक्शन ना हो सके, तो इन्फेक्शन को नियंत्रण करना भी इनका उद्देश्य है। क्वालिटी मैनेजमेंट, क्वालिटी को सही तरीके से मैनेज किया जाए। जो दवा दे जा रही है, जो फैसिलिटी उन्हें प्रोवाइड किया जा रहा है, जो आप हाईलाइट करने की बात कर रहे हैं, उसकी क्वालिटी अच्छी होनी चाहिए, उसको मैनेज करना भी इसके अंतर्गत आता है। और आउटकम, जैसे इनपुट था ऐसे आउटकम की बात करें कि क्या रिजल्ट आ रहा है। पेशेंट दवा लिया, इन पेशेंट आया, पेशेंट दवा लेके गया, उसके बाद कुछ दिन बाद आ रहा है, तो क्या उसमें इंप्रूवमेंट दिख रहा है? क्या पेशेंट जो एडमिट है, जिसका आप क्लिनिकल केयर की बात कर रहे हैं, तो क्या उनमें रिजल्ट आ रहा है, आउटकम तो आ रहा है? ऐसा तो नहीं कोई एडवर्स इफेक्ट दिख रहा है, नहीं। तो आउटकम्स क्या दिख रहा है, उसके कितने इंप्रूवमेंट हो रहे हैं, उसको भी मैनेज करना किसके अंतर्गत आता है? एनएक्यूएस के अंतर्गत आता है। ठीक है, चलिए बहुत अच्छा। तो सेवा प्रदान करना, मरीजों के अधिकार को देना, और जो इनपुट्स हैं जहां पे अच्छे तरीके से पेशेंट जाके दवाओं के बारे में जान सकते हैं, ले सकते हैं। सहायक सेवाएं, सपोर्ट सर्विस देना, जिससे लोग जानकारी को और हासिल कर सके। जो लोग एडमिट है उनका देखभाल करना, क्लिनिकल देखभाल। इन्फेक्शन को रोकना, कंट्रोल करना, एडवर्स इफेक्ट को रोकना। क्वालिटी मैनेजमेंट, वहां की क्वालिटी को मैनेज करना कि किस तरह से सारी दवाएं, यहाँ की फैसिलिटी, सारे इंस्ट्रूमेंट सही तरीके से हो। जो मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट है वो भी बहुत सही तरीके से काम करें, जिससे ब्लड प्रेशर, ठीक है, डायबिटीज वगैरह के जो पेशेंट होते हैं वो अच्छे तरीके से मेजर कर सके, और क्या रिजल्ट आ रहा है उसको अच्छे तरीके से देखा जाए। ठीक है, आउटकम्स क्या आ रहा है दवा खाने के बाद, उसको भी अच्छे से निगरानी करना एनएक्यूएस का ये 8 एरिया में कवर होता है। ठीक है, चलिए, तो ये पॉइंट थे, आज हम यहीं तक पढ़ाते हैं, आगे हम और कंटिन्यू करेंगे नेक्स्ट क्लास में, क्योंकि काफी लंबा क्लास हो जाएगा। इसी क्वेश्चन को हम दूसरे क्वेश्चन को थोड़ा सा कंटिन्यू करेंगे नेक्स्ट क्लास में। ठीक है,
अभी आप इतना ही पढ़िए क्योंकि इतना इंपॉर्टेंट है, इतना पढ़ के आइए, हमें लगता है बहुत जल्दी आपका कवर हो जाएगा। टॉप 20 क्वेश्चन है, 20 क्वेश्चन 15 अप्रैल तक हम कवर करा देंगे, उम्मीद यही रखते हैं 15 अप्रैल तक कवर करा देंगे। और लेकिन हम कवर करा दे रहे ये मतलब नहीं है, आप आउटपुट कितना लिए। पहला क्वेश्चन कराए हॉस्पिटल फार्मेसी के बारे में, दूसरा क्वेश्चन कराए FIP और NAQS के बारे में, दोनों के बारे में एक बार पढ़ के आइए। थोड़ा सा अपने आप को 60 जो 40% वाला पॉइंट था उसको आप फॉलो करिए, उसके बाद हम और आगे कंटिन्यू कराएंगे। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। तो ये चीजें हैं, इसको आप करके आइए, आगे की चीजें हम कल कराएंगे, इसको हम देख लेंगे। फिलहाल इतना ही हम देखते हैं, बाकी बहुत सारी चीजें आज थी, सोचे थे कवर कराएंगे लेकिन हम कल करा देंगे। ठीक है, चलिए, क्योंकि अभी फर्स्ट ईयर में भी क्लास है और यहाँ पे सेकंड ईयर में मिथिलेश सर की क्लास है। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक आप अपना ख्याल रखिए, अच्छे से रहिए। और कोई डाउट है तो आप RS3.official इंस्टा आईडी है, उदित फार्मेसी इंस्टा आईडी है, ध्यान रखिएगा। हाँ, ये सभी के लिए, आप हरियाणा से हैं तो आपके हरियाणा के लिए भी है, सभी स्टेट के लिए ये आपके लिए प्रोवाइड किया जा रहा है।